हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका उदित एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम फिर से एक बहुत ही मज़ेदार यूनिट के साथ आए हैं आप लोग के सामने। ठीक है। और इसको भी हम बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझने वाले हैं और बिल्कुल समय गवाए बिना इसको हम शुरू करते हैं और बहुत ही कम समय में इसको हम ख़त्म करने वाले हैं। और इस यूनिट का नाम है इम्यूनिटी और वैक्सीन। ठीक है। इस यूनिट में हम पूरी इम्यूनिटी के बारे में और वैक्सीन्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और उसके साथ साथ पूरी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो होती है उसको भी हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो इस क्लास में जितनी भी आपकी स्लाइड है उसको बिल्कुल स्किप मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि हर एक स्लाइड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इम्यूनिटी क्या है। देखिए, इम्यूनिटी के बारे में हम कोविड के टाइम से बहुत सुनते आ रहे हैं कि जिसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी उसको कोविड से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, और जिसकी इम्यूनिटी बहुत कम कमज़ोर थी उसको बहुत ही आसानी से जो है वो कोविड के चपेट में आ गया था। तो वहाँ पे हमें बार बार लगातार ये सुनने को मिल रहा था कि इम्यूनिटी वीक है, इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, ये सारी चीज़ें। तो आज हम उसी इम्यूनिटी के बारे में जानने वाले हैं कि इम्यूनिटी क्या है। ठीक है, चलिए तो डेफिनेशन से हम शुरू करते हैं कि इम्यूनिटी है क्या। इम्यूनिटी के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी, मतलब शरीर की क्षमता, शरीर की एक क्षमता है इम्यूनिटी, जो क्या करती है टू रिकॉग्नाइज, पहचानना, ढूंढना, रजिस्ट करना यानी कि रोकना, एंड डिस्ट्रॉय डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फॉरेन सब्सटेंसेस। ठीक है। देखिए, हमारे शरीर की एक ऐसी क्षमता होती है कि अगर हम बाहर से दवा न लें तब भी ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस जो हमारे लगातार सांस के रास्ते, जब भी हम सांस ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं तो उसके रास्ते, या फिर कोई भी हम फूड ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा जंक फूड ले रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, तो उसके साथ बहुत सारे पैथोजेंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर इंटर करते हैं। ठीक है। तो हमारी बॉडी की भी एक क्षमता होती है जिससे वो क्या करते हैं कि उस पैथोजेंस को जो हमारी बॉडी में इंटर किया है उसको वो क्या करती है, ढूंढती है, उसको रोकती है और उसको क्या करती है, पूरी तरह से किल कर देती है। तो जितनी अच्छी ये हमारे बॉडी की कैपेसिटी होगी उतनी अच्छी हम कहते हैं कि हमारी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग है। ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ डेफिनेशन में हमने देखा कि इम्यूनिटी है क्या। तो इम्यूनिटी इज द एबिलिटी, मतलब वो क्षमता किसकी, शरीर की, हमारे शरीर की वो क्षमता जो किसी पैथोजेंस को, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर फॉरेन सब्सटेंसेस को ढूंढ के, उसको रोक के, या फिर उसको क्या कर रही है, डिस्ट्रॉय कर दे रही है। तो यही जो क्षमता है उसको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। देयर बाई प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन एंड डिजीज, जिसकी वजह से होता क्या है कि हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन होता है किससे, इन्फेक्शन और डिजीजेस से। ठीक है। तो इम्यूनिटी का बहुत ही मेन रोल होता है। ये बाय बर्थ और बर्थ के पहले से ही शुरू होती है। इसके जब हम टाइप के बारे में बात करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कितने प्रकार की इम्यूनिटी होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कुछ कॉमन जो है इसके कंपोनेंट्स होते हैं इम्यून सिस्टम के, मतलब हमारी बॉडी में प्रेजेंट कुछ है ऐसे स्ट्रक्चर जो क्या करते हैं, इम्यूनिटी में अपना रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं डब्ल्यूबीसी। देखिए, डब्ल्यूबीसीज में जो अलग अलग सेल होते हैं, ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर भी 3 सेल होते हैं जिसमें क्या होता है, देखिए न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल, ये तीनों जो होते हैं वो ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर आते हैं। और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट जो है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट, ये दोनों जो है वो किसके अंदर आते हैं, तो ये आते हैं अग्रेनुलोसाइट्स के अंदर। तो ये जो टोटल हमने 5 यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल, ये सब किसके अंदर आते हैं, तो ये डब्ल्यूबीसीज के ही पार्ट है, ये डब्ल्यूबीसीज ही है ये। ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी के अलग अलग सेल होते हैं। तो इन पांचों सेल्स का जो है इम्यूनिटी में अलग अलग रोल होता है। इनका काम क्या होता है, ये फेगोसाइटोसिस करते हैं। फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये ब्लड वेसल्स है। ठीक है। और हमारी बॉडी में कहीं पे भी एक बैक्टीरिया ने क्या किया, एंट्री ले ली। अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा कि ये बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो लोकल सेल्स हैं, जो हमारे बॉडी की नॉर्मल हेल्दी सेल्स हैं, इसको मारने के लिए क्या करेगा, आप यहाँ पे टॉक्सिन्स रिलीज करेगा, जिससे ये लोकल सेल जो होंगी वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगी। और ये क्या करेगा, उसको खाएगा और खा के वहाँ पे अपनी कॉलोनी बना लेगा। ठीक है, अपने नंबर्स को बढ़ाना शुरू करेगा। लेकिन हमारे शरीर की जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, जो हमारे शरीर के योद्धा हैं, वो क्या करते हैं, इस बैक्टीरिया को मारना शुरू करेंगे। तो मारने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे हम अगर बात कर लेते हैं कि डब्ल्यूबीसीएस के, तो वो क्या करते हैं, मान लीजिए ये हमारा ब्लड है, ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड है, इसमें हमारी आरबीसीज भी हैं और इसमें डब्ल्यूबीसीज भी हैं। डब्ल्यूबीसीज के सारे अलग अलग सेल्स की बात हम कर रहे हैं। ये जो डब्ल्यूबीसीज हैं, इनको क्या है कि यहाँ से निकलना, इस ब्लड वेसल से निकल के, इस ब्लड वेसल से बाहर निकल के, और यहाँ इस बैक्टीरिया तक पहुंचना और इसको क्या करना, अपने अंदर
इंगल्फ कर जाना, निगल जाना, यही कहलाता है इम्यूनिटी। ठीक है, और देखिए इम्यूनिटी सिर्फ यही नहीं है, उसको ढूंढना, उसको खोजना और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना भी है। लेकिन ये जो हम कंपोनेंट्स बात कर रहे हैं WBCs की, तो वो क्या करते हैं कि ब्लड वेसल से निकलते हैं, उस पैथोजेंस तक पहुंचते हैं और उसको खा के, ठीक है, उनके हाथ में जितने उनके आसपास पैथोजेंस मिलेंगे उसको खाएंगे और वहीं पे क्या हो जाते हैं, डेड हो जाएंगे। तो यही जो क्षमता हमारी बॉडी की है रोगों से लड़ने वाली, इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। तो यहाँ पे तो हमने बस एक एग्जांपल बताया था WBCs की। ये क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस। ठीक है, फेगो मतलब इंगल्फ, निगल जाना, और साइट्स मतलब क्या है, सेल्स, सेल्स को निगल जाना। चलिए, और कुछ लिम्फोइड्स ऑर्गन भी होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर आते हैं। अगर हम बात करें प्राइमरी और सेकेंडरी की, तो प्राइमरी जो हमारे इम्यून सिस्टम है उसमें बोन मैरो आता है, जो क्या करता है कि ब्लड का फॉर्मेशन करता है, ब्लड सेल्स का। तो ब्लड सेल्स में हमारे WBCs भी आते हैं। तो सबसे पहला जो प्राइमरी हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या है, बोन मैरो। उसके बाद क्या है, थाइमस। थाइमस क्या करता है, थाइमोसिन्स को रिलीज करता है, और ये किस में हेल्प करते हैं, इम्यूनिटी में। ठीक है, उसके अलावा सेकेंडरी जो हमारे इम्यून सिस्टम है वो उसमें आता है स्प्लीन, लिम्फ नोड्स हो गए, टॉन्सिल्स हो गया, और कुछ एंटीबॉडीज हो गए, ठीक है, साइटोकाइनेज हो गया। ये सारी चीजें जो है वो सेकेंडरी में आती हैं। ठीक है, जो प्राइमरी के बाद जो जैसे क्या हुआ कि कोई पैथोजेंस है तो वो इंटर किया हमारी बॉडी के अंदर, तो सबसे पहले कौन एक्शन कर रहा है, वो प्राइमरी हो गया। ठीक है, और उसके बाद जो है उन्होंने क्या किया, उसको थोड़ी देर तक संभाला। ठीक है, टेम्परेरी उन्होंने क्या किया, उसको प्रोटेक्ट किया। लेकिन जो सेकेंडरी होते हैं वो फाइनल तरीके से क्या करते हैं, पूरी तरह से उनको खत्म करने के लिए क्या करते हैं, वहां पे इंटर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इम्यून सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स के। ठीक है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। चलिए, देखिए यहाँ पे दो टाइप्स के मेनली इम्यूनिटी होते हैं। एक होता है हमारा इननेट। ठीक है, इननेट का मतलब क्या है, इननेट का मतलब होता है बाई बर्थ। ठीक है, जो हमारे जन्म के साथ मिला है उसको हम बोलते हैं इननेट। और दूसरा जो हमारा क्या है, एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है कि आफ्टर बर्थ। ठीक है, जन्म के बाद हमने क्या किया, जो गेन किया है वो क्या है, एक्वायर्ड। तो सबसे पहले हम इननेट के बारे में समझ लेते हैं कि इननेट इम्यूनिटी क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑर्गन, टिश्यू एंड सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। ठीक है, दैट इज दैट यू आर बोर्न विथ, जिसके साथ आप जन्म ले रहे हैं। ठीक है, आपने जन्म लिया और उसके जन्म के साथ साथ आपके पास कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो क्या कर रही हैं, आपको पैथोजन से प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो वो सारी चीजें जो है वो किस में आती हैं, इननेट इम्यूनिटी में। एग्जांपल्स में यहाँ पे स्किन दिया हुआ है, स्किन के अलावा आपका जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया। उसके अलावा जो है आपका आपके बॉडी में प्रेजेंट जो सीलिया होती हैं वो हो गई। ठीक है, और यहाँ पे स्किन तो दिया ही। उसके अलावा अगर हम बात करें स्टमक में जो एसिड होता है, स्टमक में जो एसिड है, ठीक है, स्टमक एसिड जो HCl होता है वो भी आपके इननेट इम्यूनिटी के ही अंदर आता है। उसके अलावा अगर हम बात करें पसीना, ठीक है, क्या है, पसीना जो हो गया, या फिर ऑयल्स जो स्किन से रिलीज होते हैं, टीयर्स रिलीज होता है, सलाइवा जो माउथ से रिलीज हो रहा है, ये सारी चीजें जो है वो किसके अंदर आती हैं, इननेट इम्यूनिटी के अंदर आती है। उसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जैसे कि इन्फ्लामेशन। ठीक है, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपकी बॉडी पे कहीं पे भी चोट लगा, ठीक है, तो वहां पे आपको स्वेलिंग देखने को मिलती है, ठीक है, रेडनेस देखने को मिलता है। तो हमें लगता है कि वहां पे चोट लगी और ये चीजें नहीं होनी चाहिए, नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, अगर चोट लगी है और वहां पे इन्फ्लामेशन, सूजन नहीं होगा, तो एक तो पहली बात हमें पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे पैथोजेंस ने इंटर कर लिया। दूसरी चीज ये है कि वो जो प्रोसेस होता है इन्फ्लामेशन का, वो हमारे बेनिफिशियल, हमारे लिए बेनिफिशियल है। वो वहाँ पे हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन भी किसके अंदर आता है, इननेट इम्यूनिटी के अंदर, क्योंकि ये भी क्या है, बाय बर्थ मिलता है। उसके अलावा क्या है, फीवर। ठीक है, फीवर, अब कुछ लोग कहेंगे कि फीवर हमारे लिए नुकसानदेह नहीं। अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई पैथोजेंस है तभी फीवर आता है। ठीक है, और अगर फीवर आ रहा है तो इसका मतलब कि हमारी जो हमारी जो इम्यूनिटी है, अब वो क्या कर रही है, अपना जो असर है वो उस पैथोजेंस के ऊपर दिखा रही है। हमारे जो एंटीबॉडीज हैं वो उस एंटीजन को मार रहे हैं। ठीक है, जो हम बाहर से एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर किया है उसको हमारे शरीर की जो एंटीबॉडी है वो मारना शुरू की है। इसी से हमें क्या होता है कि फीवर हमें फील होता है। ठीक है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो इननेट इम्यूनिटी के अंदर आती हैं। चलिए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की अगर हम बात कर लें, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर जो है आपको एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी देखने को मिलेगा। अब ये एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी क्या है, इसकी बात हम कर लेते हैं। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी जो है, एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब ये है
कि बाहर से कोई एंटीजन, ठीक है, कोई फॉरेन बॉडी हमारे बॉडी के अंदर इंटर किया। अब उस पैथोजन या फिर उस एंटीजन के खिलाफ हमारी बॉडी ने क्या क्या बना लिया, एंटीबॉडी बना लिया। ठीक है, जैसे कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर बाहर से उड़ के आया, हमारे शरीर के अंदर चला गया। अब हमने क्या किया, हमें पता भी नहीं चला, लेकिन हमारी बॉडी ने उस बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबॉडी बना लिया, उसको मारा। मारने के बाद उसका एक सैंपल हमारे जो मेमोरी सेल उसमें रख लिया। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि अब दोबारा कभी भी अगर वो बैक्टीरिया वापस से हमारे शरीर में आता है, ठीक है, उस टाइप का बैक्टीरिया दोबारा फिर से अगर हमारे शरीर में आएगा, तो हमारे बॉडी को पता है कि हमने इसके खिलाफ एक एंटीबॉडी बना रखी है, और हमें फिर से वही एंटीबॉडी इसके लिए बनानी है। ठीक है, तो किसी पैथोजेंस के एंटर करने के बाद हमारी बॉडी में जो एक्टिविटी हो रही है, जिसकी वजह से एंटीबॉडी बन रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि डेवलप इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। ठीक है, किसी इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो हमारी बॉडी का क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है, जिसमें क्या डेवलप हो जाते हैं, एंटीबॉडी, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, देखिए इसमें दो चीजें होती है, एक तो नेचुरली कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है, ठीक है, कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट था, ठीक है, हमने इनहेल किया, अपने अंदर एयर लिया, और एयर के साथ साथ वो पैथोजन उड़ के कहाँ चला गया, फेफड़े में चला गया। तो ये तो क्या हुआ, नेचुरली हुआ, किसी ने जानबूझ के नहीं किया, वो नेचुरली क्या हुआ, हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर गया। तो जब भी पैथोजन एंटर किया, तो अब उसके खिलाफ क्या बन जाएगी, एंटीबॉडी बन जाएगी। ठीक है, तो नेचुरल में जैसे क्या है यहाँ पे, एंटीबॉडीज डेवलप्स इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन। जैसे मान लीजिए कि कोई भी हम इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, किसी भी इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, जैसे चिकन पॉक्स की बात कर रहे हैं, चिकन पॉक्स का जो वायरस था, ठीक है, उसने क्या किया, हमारी बॉडी में इंटर किया। ठीक है, तो जैसे ही चिकन पॉक्स का वायरस हमारी बॉडी में इंटर किया, फिर क्या होगा कि उसके खिलाफ हमारी बॉडी ने डेवलप कर लिया एंटीबॉडी। ठीक है, अब ये एंटीबॉडी पूरी जीवन के लिए हमारे शरीर में है। ठीक है, चिकन पॉक्स का जो वायरस होता है, वेरिसोला जोस्टर, वो वायरस जैसे हमारे बॉडी में एंटर किया, हमारे बॉडी ने वेरिसोला जोस्टर के खिलाफ क्या बना लिया, एंटीबॉडी। अब वो एंटीबॉडी पूरे जीवन हमारे शरीर में है, जब जब वेरिसोला जोस्टर हमारी बॉडी में एंटर करेगा, तब तब हमारी बॉडी क्या बना लेगी, एंटीबॉडी बना लेगी। ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि इसके खिलाफ हमने ऐसी बनाई थी, और हमें फिर से यही बनाना है। तो नेचुरली वेरिसोला जोस्टर हमारी बॉडी में एंटर किया, चिकन पॉक्स हुआ हमें एक बार, और हमारी बॉडी ने उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना ली, और मामला क्या हुआ, वहां पे रुक गया, सब कुछ ठीक हो गया। ठीक है, अब दोबारा जब भी चिकन पॉक्स हमें होगा, तो हमारी बॉडी जो है उसको रिकवर कर लेगी। ये तो नेचुरल हो गया। वही हम बात करें अगर आर्टिफिशियल की, तो आर्टिफिशियल का मतलब ये है कि कोई पैथोजेंस को हम जानबूझ के शरीर के अंदर क्या कर रहे हैं, इंसर्ट करा रहे हैं। तो किसी पैथोजेंस को, डिजीज कॉजिंग एजेंट को हम बॉडी के अंदर कैसे इंटर करा सकते हैं, तो इसका एकमात्र आंसर आता है वैक्सीन। ठीक है, वैक्सीन में हम क्या करते हैं कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का या तो किल या तो लाइफ, ठीक है, किसी लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लें, या फिर किसी किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर इंसर्ट कराते हैं, या फिर हम हो सकता है उसके सिर्फ टॉक्सिन्स को लेके क्या करें, बॉडी के अंदर इंसर्ट करा रहे हैं। तो हमने एक लेबोरेटरी में जाके एक कोई भी, जैसे मान लीजिए कि हमें ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ क्या करना है, वैक्सीन देना है। ठीक है, तो पहले तो अगर मान लीजिए कि हम वैक्सीनेटेड नहीं है, और हमारे अंदर ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, वो जैसे ही हमारी बॉडी में इंटर करेगा, वो अपना डिजीज जो है उसका प्रोसेस वो शुरू कर देगा। ठीक है, आसानी से हमारे बॉडी के अंदर ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा। लेकिन बचपन में हमें एक वैक्सीन लगता है जिसका नाम है BCG। ठीक है, वैसे BCG जो है वो किसके लिए लगता है, तो वो ट्यूबरकुलोसिस के लिए लगता है। अब इसमें है क्या कि हमें जो ट्यूबरकुलोसिस के जो बैक्टीरिया हैं, उन्हीं को हमने लिया है, और उसको हम क्या करते हैं कि न्यूट्रलाइज करके या फिर किल करके, ठीक है, या तो हम उसके जो ग्रो करने का क्षमता है, उसको या तो हम खत्म कर दें और बैक्टीरिया को जिंदा रखें, उसको हम अपनी बॉडी में इंसर्ट कर लिए। अब जिंदा बैक्टीरिया हमारी बॉडी में गया, लेकिन उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो क्या कर सकता है, 1 से 2, 2 से 4 अपने जनरेशन को बढ़ा नहीं सकता। ठीक है, तो उसको आसानी से हमारी बॉडी क्या करती है, मारती है, और मार के उसके खिलाफ जो एंटीबॉडी बनाई है उसको मेमोरी सेल में रख ली। ठीक है, तो जो भी पैथोजेंस हम बाहर से खुद इंसर्ट करा रहे हैं, वो भी वैक्सीन के थ्रू, और उसके खिलाफ जो एंटीबॉडी बन रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। देखिए इसमें लिखा क्या है, एंटीबॉडीज डेवलप्ड इन रिस्पॉन्स टू वैक्सीनेशन, ठीक है, किसी वैक्सीनेशन के थ्रू अगर हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। चलिए ये तो हो गया हमारा एक्टिव। अगर हम बात कर ले पैसिव की, ठीक है, पैसिव की अगर हम बात कर ले तो इसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल इसमें भी हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले हम पैसिव को समझ लेते हैं कि पैसिव इम्यूनिटी है क्या। देखिए एक्टिव में हमने बताया था कि इसमें कोई एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है जिसके खिलाफ हमारी बॉडी जो है वो एक्टिव होती है और एंटीबॉडी बनाती है, ठीक है। लेकिन वही पैसिव में क्या होता है कि इसमें किसी एंटीजन के प्रेजेंस में एंटीबॉडी नहीं बनती है, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, नेचुरली तरीके से या फिर आर्टिफिशियली तरीके से सीधे एंटीबॉडी ही अपने बॉडी में ले रहे हैं, ठीक है। इसमें किसी एंटीजन का हम वेट नहीं कर रहे हैं, इसमें हमने क्या किया, सीधे एंटीबॉडी ही ले ली, ठीक। चलिए, तो डेवलप्स आफ्टर यू रिसीव एंटीबॉडीज फ्रॉम समवन्स और समवेयर एल्स, ठीक है, कहीं से भी हम क्या कर रहे हैं, एंटीबॉडी रिसीव कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल इसमें भी होता है। नेचुरल का मतलब क्या है कि हम एंटीबॉडी रिसीव कर रहे हैं नेचुरल तरीके से, तो नेचुरल तरीके से हम कहाँ रिसीव कर सकते हैं, कहाँ से, तो ब्रेस्ट मिल्क से, ठीक है, जो हम ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं बचपन में, ठीक है। मदर मिल्क जो होता है, मदर मिल्क में कुछ एंटीबॉडीज पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, जो हम जब ब्रेस्ट फीड करते हैं तो उसके साथ वो एंटीबॉडी भी हमारे शरीर में इंटर करते हैं, जो पूरी जीवन के लिए हमारे शरीर में पड़े रहते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो एंटीबॉडी होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल में होते हैं, तो जैसे जो माँ का पहला पीला दूध होता है। देखिए यहाँ पे हम एक चीज़ ये बताना चाहेंगे आपको कि बहुत बड़ा मिथ है कि लोग कहते हैं कि जो माँ का पहला पीला दूध होता है वो गंदा दूध होता है, उसको नहीं पिलाना चाहिए, बिल्कुल ये गलत बात है। अगर हम देखें तो ब्रेस्ट मिल्क में सबसे ज़्यादा जो फायदेमंद मिल्क होता है वो कोलेस्ट्रॉल ही होता है, जो स्टार्टिंग में जो पीला गाढ़ा दूध होता है वही सबसे ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल मिल्क माना जाता है बच्चे के लिए, ठीक है। तो ब्रेस्ट मिल्क से मिलने वाला जो एंटीबॉडी है वो है IgA, ठीक है, IgA। अब ये IgA एंटीबॉडी क्या है, इसका काम क्या है, उसका हम आगे देखेंगे। तो ब्रेस्ट मिल्क से मिलने वाला एंटीबॉडी IgA होता है, ठीक है। और हम क्या करें, डायरेक्ट मदर की मिल्क से हम क्या रिसीव कर रहे हैं, एंटीबॉडी रिसीव कर रहे हैं, इसलिए किसके अंदर आ रहा है, पैसिव के अंदर। आर्टिफिशियल की बात कर लें तो आर्टिफिशियल का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लेबोरेटरी टेस्ट करके या फिर किसी केमिकल से एंटीबॉडी बना रहे हैं और उसको हमने क्या किया, अपने बॉडी के अंदर इंसर्ट करा लिया। तो यहाँ पे हम, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि किसी ह्यूमन का ही जो हम ब्लड डोनेशन होता है उसमें से हमने क्या किया कि कुछ चीजें निकाल ली, प्लाज्मा निकाला, उसमें से गामा ग्लोबुलिन निकाल लिया। तो गामा ग्लोबुलिन भी क्या है, एंटीबॉडी है, ठीक है। तो हमने गामा ग्लोबुलिन लिया और उसको इंजेक्शन फॉर्म में क्या किया, किसी पेशेंट को इन्फ्यूज कर दिया, तो वो क्या है कि आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर आता है, ठीक है। तो ये हमने क्लासिफिकेशन की बात कर ली, टाइप्स की बात कर ली इम्यूनिटी की। अब हम देख लेते हैं कि एंटीबॉडीज कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे हमने 5 टाइप्स के एंटीबॉडी लिखे हैं, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD, ठीक है। G फॉर गामा, A फॉर अल्फा, M फॉर म्यू, E फॉर एप्सिलॉन, D फॉर डेल्टा, ठीक है। और इनका जो क्लासिफिकेशन है इन एंटीबॉडी का वो इनके स्ट्रक्चर पे होता है, ठीक है। वो हम यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं क्योंकि वो इस क्लासेस को ज़्यादा लंबी कर देंगी, ठीक है। तो बस यहाँ पे हम एक चीज़ देख लेते हैं कि जो IgM है वो सबसे लार्जेस्ट एंटीबॉडी होती है, ठीक है। सबसे बड़ी एंटीबॉडी कौन सी होती है, IgM होती है, ओके। सारे एंटीबॉडी का हमने यहाँ पे फंक्शन भी मेंशन कर रखा है, हम देख लेते हैं एक एक का फंक्शन कि इनका फंक्शन क्या है। IgG जो है वो क्या होती है कि लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, लंबे समय तक चलती है और कैन क्रॉस प्लेसेंटा का मतलब है कि एक ऐसी एकमात्र एंटीबॉडी जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा वो स्ट्रक्चर होता है जो बच्चे मदर से बच्चे को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जब बच्चा जो है वो मदर के गर्भ में होता है, ठीक है। तो प्लेसेंटा को, इसी प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर के अंदर से ये एंटीबॉडी जो है वो किसके अंदर चली जाती है, बच्चे के अंदर चली जाती है और वो क्या होती है, लॉन्ग टर्म के लिए बच्चे के बॉडी में प्रेजेंट होती है। दूसरा जो है IgA, जो है वो क्या होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन में होती है, ठीक है, म्यूकोजल इम्यूनिटी होती है, सलाइवा में होती है,
या फिर मदर के मिल्क में होती है। नेक्स्ट है आईजीएम। आईजीएम जो है वो प्राइमरीली रिस्पॉन्स करती है, मतलब कि अगर कोई भी पैथोजन आए तो सबसे पहले मैदान में जो खड़ा होता है वो आईजीएम होता है, क्योंकि ये साइज में बड़ा होता है और इसको डर कम लगता है पैथोजन से। ये क्या करेगा कि सबसे पहले हम जाएंगे। नेक्स्ट है आईजीई। कहीं पे भी अगर एलर्जिक कंडीशन शुरू होती है तो एलर्जिक या फिर अस्थमा, ये सारी चीजों में सबसे पहले जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स करता है वो आईजीई है। नेक्स्ट हमारा आईजीडी। आईजीडी जो है वो स्किन में होता है और बीटा सेल एक्टिवेट, बीटा सेल्स को ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है। ठीक है, सॉरी बी सेल को, बी लिम्फोसाइट जो होते हैं उनको एक्टिवेट करता है ये। चलिए, तो हमने यहाँ पे एंटीबॉडीज के प्रकार देख लिए और उनके एक एक करके फंक्शन देख लिए। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं वैक्सीन क्या होता है। ठीक है, डेफिनेशन हम देख लेते हैं वैक्सीन क्या। अ वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट स्टिमुलेट्स द immune system to produce immunity against a specific disease without causing the disease itself। चलिए हम इसको हिंदी में समझ लेते हैं कि ये क्या है। वैक्सीन क्या है कि बायोलॉजिकली प्रिपरेशन होता है, इसमें हम क्या करते हैं, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी पैथोजेंस को ही लेते हैं। ठीक है, जो डिजीज कॉजिंग एजेंट होते हैं उन्हीं को हमने लिया, हम इसको लैब में लेके जाते हैं और लैब में ले जाके हम क्या करते हैं, उनको प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर करने का मतलब ये है कि उनमें या तो उनको हम पूरी तरह से किल करके उनकी जो डेड बॉडी है उसका वैक्सीन बना देंगे। ठीक है, जिसको हम किल्ड वैक्सीन बोलते हैं। या फिर हम क्या करेंगे तो उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे, उनको जिंदा छोड़ेंगे, लेकिन उनका जो ग्रो करने का जो कैपेसिटी है, 1 से 2, 2 से 4 होने वाला। ठीक है, अपने जनरेशन को बढ़ाने वाली जो कैपेसिटी है उसको हम क्या करेंगे, पूरी तरह से निष्क्रिय कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, उनको जिंदा लाश बनाया और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, वैक्सीन को प्रिपेयर कर रहे हैं। या फिर तीसरी चीज ये है कि किसी पैथोजेंस को लिया और हमने देखा कि जिस टॉक्सिन्स को रिलीज करके वो सेल्स को मार रहा है, ठीक है, उसी टॉक्सिन्स को क्या किया हमने लिया उस पैथोजन से और उसका हमने बनाया वैक्सीन। ठीक है, जिसको हम टॉक्साइड वैक्सीन बोलते हैं, उसके बारे में भी आगे देखेंगे। तो ये कुछ जो है वैक्सीन के बारे में हमने बताई। ये क्या होते हैं कि ये बायोलॉजिकली प्रिपेयर्ड होते हैं और इनको क्या करते हैं, बॉडी के अंदर इंसर्ट कराते हैं ताकि क्या हो कि स्टिमुलेट हो सके, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो सके, स्टिमुलेट हो, और ये क्या करे, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोड्यूस करे, जिससे क्या हो सके कि वो किसी भी स्पेसिफिक डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस को क्या करे, किल कर सके या फिर उसको क्या कर सके, इनहिबिट कर सके, प्रोटेक्ट कर सके उससे हमारी बॉडी को। लेकिन ये जो हम प्रिपेयर्ड किया हुआ वैक्सीन या फिर जो पैथोजन हम बॉडी में इंसर्ट कराना है, इससे हमारे शरीर में कोई भी डिजीज नहीं होती है। हाँ, जब हम इसको अपने बॉडी में इंसर्ट करते हैं तो हमें कुछ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि फीवर वगैरह, ये सारी चीजें थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, ओके। चलिए, नेक्स्ट हम देख सकते हैं टाइप्स ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन के कुछ टाइप्स यहाँ पे हमने लिख रखे हैं, इसको हम देख लेंगे। सबसे पहले लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन। ठीक है, लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन का मतलब वही चीज है कि हमने जिंदा तो रखा लेकिन उसको कमजोर कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया कि एक बैक्टीरिया, जैसे हमने बीसीजी लिया, बीसीजी में क्या लेते हैं हम, जो ट्यूबरकुलोसिस की कॉज करने वाला जो बैक्टीरिया उसी को हमने लिया और उसको हमने क्या किया, न्यूट्रलाइज कर दिया। न्यूट्रलाइज का मतलब हमने अभी बताया था कि आपको कि उसमें हम उसके ग्रो करने की जो कैपेसिटी है, अपने जनरेशन को बढ़ाने की कैपेसिटी या फिर डिजीज कॉज करने की जो कैपेसिटी, उसको हमने पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया। उसके बाद जो बचा हुआ बैक्टीरिया है, अभी वो जिंदा है, उसका हमने बनाया वैक्सीन और उसको हम क्या करेंगे, किसी ऐसे हेल्दी इंसान के अंदर इंसर्ट करेंगे, जिससे क्या होगा कि उसकी बॉडी जो है वो आसानी से बिना बहुत ज़्यादा मेहनत किए एंटीबॉडी बना लेगी। ठीक है, और वो एंटीबॉडी पूरी जीवन उसके शरीर में रहेगी और जब भी ये बैक्टीरिया, नॉर्मल हेल्दी बैक्टीरिया भी हमारी बॉडी में अगर इंटर करेगा तो वो एंटीबॉडी उसके खिलाफ क्या करेगी, रिएक्ट करेगी। ठीक है, और हमारी बॉडी को भी पता होता है कि इसके खिलाफ हमने ये एंटीबॉडी बना रखी है और ऐसा ही हमें बनाना है। ठीक है, तो उस बॉडी को हैबिचुअल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वैक्सीन देते हैं। ठीक है, किसी पैथोजेंस के प्रति हैबिचुअल बनाने के लिए कि इस प्रकार के बैक्टीरिया या फिर इस प्रकार के वायरस के लिए आपको ये एंटीबॉडी बनानी है, कि हमने अपने बॉडी को एडवाइस दिया। ठीक है, उसने एक बार मेमोरी में रख लिया कि हाँ हम ऐसा बनाएंगे अगर ये कभी वापस आया तो। ठीक है,
चलिए लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन के अंदर कुछ एग्जांपल्स हमने लिखे हैं, जैसे कि बीसीजी वैक्सीन हो गया, ठीक है, ओपीवी वैक्सीन हो गया, ओरल पोलियो वैक्सीन, मीजल्स वैक्सीन हो गया, एमएमआर हो गया, मीजल्स मम्प्स रूबेला, ये वैक्सीन हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो वो लाइव वैक्सीन के अंदर आती हैं। इनके एडवांटेज क्या है? ये काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी होती है, ठीक है। देखिए, जिनको बनने में ज्यादा मेहनत होती है वो ज्यादा मजबूत होते हैं, ठीक है, और ये लंबे समय तक भी चलते हैं, क्योंकि जब हम लाइव वैक्सीन देते हैं तो उसमें हमने जिंदा पैथोजेंस को दिया है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो जिंदा पैथोजेंस को मारने के लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, तो ज्यादा मेहनत की हमने तो वो एंटीबॉडी लंबे समय तक चलेगी, ठीक है, और काफी ज्यादा मजबूत भी होगी। लेकिन डिसएडवांटेज इसका क्या है कि ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में नहीं दिया जाता है। अगर हमारी इम्यूनिटी पहले से कमजोर है, ठीक है, तो हम कभी भी लाइव वैक्सीन नहीं देंगे, क्योंकि इम्यूनिटी कमजोर है और हमने बाहर से पैथोजेंस भी दे दिया, तो वो निष्क्रिय पैथोजेंस भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पहले से ही क्या हो, कमजोर हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या, किल्ड या फिर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इसमें क्या है कि हम उस पैथोजेंस को पूरी तरह से मार देते हैं, और जो उसकी बची हुई डेड बॉडी उसी को हम क्या करते हैं, किसी पेशेंट किसी हेल्दी व्यक्ति के अंदर क्या करते हैं, इंसर्ट कराएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल में क्या है, आईपीवी इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन, ठीक है, और रेबीज हो गया, रेबीज का वैक्सीन, और हेपेटाइटिस ए, ठीक है। इनके जो वैक्सीन होते हैं वो किल्ड वैक्सीन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉक्साइड वैक्सीन। टॉक्साइड वैक्सीन हमने बताया था कि जैसे ये कोई क्या है, वायरस या फिर बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया या फिर वायरस जो भी है, ये पैथोजेंस हमारी बॉडी के अंदर जब इंसर्ट करेगा तो ये जो हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल्स हैं, इनको मारने के लिए क्या रिलीज करता है, टॉक्सिन्स रिलीज करता है, ठीक है। और ये टॉक्सिन्स क्या होते हैं, इनको किल करते हैं। हमने क्या किया कि इस टॉक्सिन्स को लिया और इसको क्या किया, निष्क्रिय बना के हमने वैक्सीन बना दिया, ठीक है। तो अब हम किसी हेल्दी व्यक्ति के अंदर कोई बैक्टीरिया या फिर कोई वायरस इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनसे निकलने वाले टॉक्सिन्स को, निष्क्रिय किया हुआ टॉक्सिन्स को हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या है, टिटेनस टॉक्साइड। टिटेनस टॉक्साइड आपने टीटी का जो वैक्सीन है, टीटी इंजेक्शन के बारे में सुना होगा, ये वैक्सीन देते हैं। नेक्स्ट हमारा डिप्थीरिया, ठीक है, डिप्थीरिया जो वैक्सीन है, इसका जो वैक्सीन होता है वो भी क्या है, टॉक्साइड वैक्सीन के अंदर आता है। चलिए नेक्स्ट हमारा सब यूनिट या फिर जिसको हम बोलते हैं रिकम्बिनेट वैक्सीन, ठीक है। सब यूनिट या फिर रिकम्बिनेट वैक्सीन, इसमें हम किसी भी पैथोजेंस का एक स्पेसिफिक चीज लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक चीज। जैसे हम क्या ले सकते हैं इसमें, हमने मान लीजिए कि किसी पैथोजेंस का प्रोटीन ले लिया, ठीक है, या फिर उसका शुगर ले लिया, तो हमने इसमें से एक चीज ली, यहाँ से हमने इसका क्या लिया, इससे निकलने वाले प्रोटीन्स को ले लिया। अब उस प्रोटीन से हमने वैक्सीन प्रिपेयर की, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन है उस पैथोजेंस को जब हमारी बॉडी में इंटर करता है, तो उसको मारने के लिए भी, उसको खत्म करने के लिए भी हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनते हैं। तो जब भी ये ऐसा अगर पैथोजेंस हमारी बॉडी में इंटर करता है जिसके अंदर इस खास प्रकार का प्रोटीन है जिसका वैक्सीन बना के हमने बॉडी में पहले इंसर्ट कर दिया है, तो जब ये हमारी बॉडी में इंटर करेगा और करने के बाद इस प्रोटीन को रिलीज करेगा, तो हमारी बॉडी को पता चल जाएगा कि इस प्रोटीन के खिलाफ हमने ये एंटीबॉडी बनाई थी, तो मतलब कि यही पैथोजेंस है और इसके खिलाफ हमें ये बनानी है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल जो है हेपेटाइटिस बी और एचपीवी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है। तो ये सारी जो वैक्सीन है वो किसके अंदर आते हैं, सब यूनिट वैक्सीन के अंदर आती हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉन्जुगेट वैक्सीन। कॉन्जुगेट वैक्सीन क्या होता है, कॉन्जुगेट वैक्सीन के अंदर हम क्या लेते हैं, शुगर लेते हैं और उसको प्रोटीन के साथ हम क्या करते हैं, बाइंड कराते हैं, ठीक है। ओके, एक मिनट। कहा थे पॉलीसेकेराइड जो शुगर होते हैं किसी पैथोजेंस के, और उनको हम क्या करते हैं कि प्रोटीन के साथ, केमिकली हम क्या करते हैं, प्रोटीन के साथ उसको हम बाइंड कराते हैं, कैरियर प्रोटीन के साथ, और वहां पे हम क्या प्रिपेयर करते हैं, वैक्सीन, ठीक है। तो ये भी जो कंटेंट हमने लिया है वो किसी पैथोजेंस का ही लिया है, ठीक है। जो शुगर हमने लिया है और हमने जो कैरियर प्रोटीन लिया है, और इन दोनों को जो हमने क्या किया, केमिकली बाइंड कराया आपस में, बाइंड करा के हमने क्या बना दिया, वैक्सीन बनाया। तो उसको हमें किसी बॉडी के अंदर इंसर्ट करा है, तो वही चीज़ यहाँ पे हमने सिर्फ प्रोटीन ली थी, यहाँ पे हमने शुगर और प्रोटीन को केमिकली बाइंड कराया, उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट वैक्सीन। एग्जांपल क्या है, हिब, ठीक है। हिब क्या होता है, हिब जो है वो क्या है, टाइप बी, ठीक है। टाइप बी किस चीज़ का, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी,
ये क्या है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप भी एक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो बच्चों में या फिर किसी एडल्ट में भी इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। तो इनके खिलाफ जो हम वैक्सीन बनाते हैं वो क्या है, हिब वैक्सीन उसको हम बोलते हैं, ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन। नेक्स्ट हमारा न्यूमोकॉकल वैक्सीन, ठीक है, न्यूमोकॉकल वैक्सीन भी क्या होते हैं, कॉन्जुगेट वैक्सीन होते हैं, ठीक है। इनका यूज कहाँ करते हैं हम अभी एक चार्ट के माध्यम से समझने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा mRNA वैक्सीन। mRNA वैक्सीन क्या करता है कि ये, इसमें हम क्या ले रहे हैं कि एक ऐसा कंपोनेंट्स लिया है किसी पैथोजन का जो हम बॉडी में इंसर्ट करा के हमारी बॉडी की जो सेल्स होती है उनको हम क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं, एक्टिव या फिर हम बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग करते हैं किसी पैथोजन के खिलाफ लड़ने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कोविड-19, ठीक है, कोविड-19 के लिए हमने जिस प्रकार की वैक्सीन दी थी, ठीक है, वो क्या थे, mRNA वैक्सीन, वो किल्ड भी हो सकती है या फिर लाइव भी हो सकती है। तो इसमें क्या है कि जैसे हमने mRNA वैक्सीन किसी नॉर्मल व्यक्ति को दिया, तो वहाँ पे क्या होता है कि प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। एक हमारे जो सेल्स हैं, वहाँ से एक खास तरीके के प्रोटीन का सिंथेसिस होने लगता है। तो हमारी बॉडी में ये मेमोराइज़ हो जाता है कि जब ये वैक्सीन्स हमारी बॉडी में आता है, तो ये इस तरीके की प्रोटीन का प्रोडक्शन हमारे शरीर में हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी अगर ऐसा वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसके खिलाफ ऐसी एंटीबॉडी बनानी है। एग्जाम्पल में हमने क्या लिखा है, कोविड-19 वैक्सीन। तो यहाँ पे हमने 6 प्रकार के जो है टाइप्स, 6 प्रकार के वैक्सीन्स के बारे में पढ़ा कि कैसे इनको हम प्रिपेयर करते हैं, और जितने भी हमने वैक्सीन्स देखे वो सारी चीज़ें क्या थी, बायोलॉजिकली ही प्रिपेयर थी। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की, ठीक है। देखिए इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपके ये एग्ज़ाम के व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये आपको लाइफ टाइम जो है यूज़ आने वाला है, ठीक है। तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या है? देखिए जन्म के बाद से जो भी वैक्सीन एक बच्चे में दी जाती है और कितने उम्र तक दी जाती है, क्या रूट होते हैं उसके, क्या डोज होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो हम एक चार्ट के थ्रू पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी समझ लेते हैं, चलिए एक-एक करके। सबसे पहला हम देख लें कि जो हमारा एट बर्थ का मतलब क्या है कि जन्म के तुरंत बाद लगने वाला वैक्सीन, ठीक है। एट बर्थ सबसे पहले हमें दी जाती है बीसीजी, ठीक है। बीसीजी का जो डोज है वो 0.5 ml होता है। तब एट बर्थ अगर जन्म के समय में बीसीजी लग रही है तो उसका जो डोज है वो 0.5 ml होगा, और उसका उसका जो रूट है वो आईडी, इंट्राडर्मल, ठीक है, इंट्राडर्मल होगा, और इसका जो साइट होगा वो होगा लेफ्ट अपर आर्म, ठीक है। जब भी हम इंट्राडर्मल किसी बच्चे में लगाएंगे तो वो हम लेफ्ट अपर आर्म ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। बीसीजी का जो वैक्सीन है वो किसके लिए यूज होता है, तो ये होता है ट्यूबरकुलोसिस के लिए हम इसको देते हैं, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट वैक्सीन हमारा हेपेटाइटिस बी, ठीक है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है वो हेपेटाइटिस बी को ही हम प्रिवेंट करने के लिए लगाते हैं। इसका जो डोज है वो 0.5 ml है, लेकिन इसको हम यूज कैसे करते हैं, इसका जो रूट है वो IM है, इंट्रा मस्कुलर ये वैक्सीन हम देते हैं। और इंट्रा मस्कुलर का जो साइट है वो एंटीरोलैटरल साइड ऑफ माई मिड थाई, ठीक है, या फिर लेफ्ट थाई हम बोल सकते हैं कि जब भी हम बच्चों को IM इंजेक्शन देते हैं तो वो हम थाई में ही देते हैं, और ज़्यादातर हम प्रेफर करते हैं लेफ्ट थाई, ठीक है। चलिए हेपेटाइटिस बी की बात हमने कर ली। नेक्स्ट हमारा क्या है, ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन किसके लिए हम यूज कर रहे हैं, पोलियो के लिए यूज कर रहे हैं। इसमें जो डोज है इसका 2 ड्रॉप होगा, और जब ड्रॉप हम दे रहे हैं इसका नाम ही है ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल का मतलब क्या है, इसको हम बाई माउथ दे रहे हैं, ठीक है। इसका रूट क्या होगा, ओरल, और साइड क्या होगा, माउथ। ओके, तो हमने तीनों के बारे में पढ़ लिया कि इसका जो है ये वैक्सीन का यूज हम किस डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए यूज करते हैं। बीसीजी जो है वो टीबी को प्रिवेंट करती है, हेपेटाइटिस बी जो है वो हेपेटाइटिस बी को प्रिवेंट करती है, और ओपीवी जो है वो पोलियो को प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। तो एट बर्थ जो हेपेटाइटिस बी लगता है वो बर्थ डोज कहलाता है, बर्थ डोज, और ओपीवी जो दी जाती है वो 0 डोज कहलाती है। उसके बाद जो हम वैक्सीन देंगे वो 6 वीक पे देंगे, और 6 वीक पे हमें कई सारी वैक्सीन देखने को मिलती है, ठीक है। सबसे पहला बीसीजी, बीसीजी हम 6 वीक पे तभी देंगे जब हमने एट बर्थ नहीं दिया हो, ठीक है, ठीक है। बीसीजी क्या है, इफ नॉट गिवन एट बर्थ, अगर हमने जन्म के बाद बीसीजी नहीं दिया है तो 6 वीक पे भी हम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें डोज जो है वो चेंज देखने को मिलेगी। 0.5 ml की जगह पे हम 0.1 ml ही देंगे, और रूट हमारा सेम रहेगा इंट्राडर्मल,
और हमारा साइड भी सेम होगा, लेफ्ट अपर आर्म, ठीक है। नेक्स्ट वैक्सीन क्या हमारा ओपीबी, ठीक है, ओपीबी ओरल पोलियो वैक्सीन। हमने एट बर्थ 0 डोज दिया था, अब हम 6 वीक पे फर्स्ट डोज देंगे, ठीक है। ये भी 2 ड्रॉप ही देंगे और रूट जो है वो ओरल ही रहेगा और हमारा जो साइट है वो बाई माउथ रहेगा। नेक्स्ट हमारा पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट फर्स्ट डोज, पेंटा का मतलब 5 होता है, तो इसमें क्या करते हैं हम 5 डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए 5 डिजीज का वैक्सीन एक साथ मिक्स करके देते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेंटावैलेंट, ठीक है। तो इस पेंटावैलेंट के अंदर की कौन कौन सी चीजें आती है, तो इसके अंदर देखिए आता है आपका डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटेनस, हेपेटाइटिस बी और हिब, ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ये 5 चीजें आती हैं आपको। ये इसमें जो है 5 चीजें नोट कर लीजिए कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, ठीक है, यहाँ पे आप वॉइस सुनिए और उसको नोट कर लीजिए। डिप्थीरिया के बाद पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस और इसके अलावा टिटेनस, ठीक है, टिटेनस और हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंजा सॉरी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ये 5 चीजें जो है वो पेंटावैलेंट के अंदर आती हैं और इनका जो डोज है, डोज 0.5 ml, रूट जो है वो इंट्रामस्क्यूलर है और इंट्रामस्क्यूलर का हमने साइड बता दिया कि लेफ्ट थाई पे हम इंजेक्शन देते हैं। नेक्स्ट वैक्सीन जो है वो रोटा वायरस, ठीक है, रोटा वायरस हम किसको प्रिवेंट करने के लिए देते हैं, तो डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए हम रोटा वायरस वैक्सीन देते हैं। इसका फर्स्ट डोज हम कब देते हैं, 6 वीक पे, ठीक है। क्या डोजिंग होती है इसकी, डोज इसका 5 ml ड्रॉप्स है, सॉरी 5 ड्रॉप्स है, 5 ड्रॉप्स है, तो इसको हम किससे देंगे, ओरल रूट से देंगे, ठीक है, ओरल रूट से देंगे। इसका साइट क्या है, माउथ। नेक्स्ट हमारा FIPV, ठीक है, FIPV क्या है, फ्रैक्शनल इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन, यानी कि यहाँ पे इंजेक्शन फॉर्म में हम पोलियो वैक्सीन दे रहे हैं, उसको हम बोलते हैं FIPV। इसका फर्स्ट डोज हम 6 वीक पे देते हैं और किसको प्रिवेंट करने के लिए, पोलियो को प्रिवेंट करने के लिए देते हैं। इसका डोज जो है वो 0.1 ml है और रूट जो है वो इंट्राडर्मल है, ठीक है, IDM देते हैं और ID का हमने साइट बता रखा आपको। नेक्स्ट हम देते हैं PCV, PCV क्या है, न्यूमोकॉकल कंजुगेट वैक्सीन, ठीक है, और इसका फर्स्ट डोज हम देते हैं 6 वीक पे और ये किससे किससे प्रिवेंट करता है, निमोनिया से, निमोनिया से प्रिवेंट करने के लिए इसको हम देते हैं, ठीक है। और इसका डोज क्या है, 0.5 ml, 0.5 ml, रूट क्या है, IM, ठीक है, और साइट हमने बता रखा है कि राइट या फिर मिड थाई, सॉरी यहाँ पे हम इसको राइट थाई पे देते हैं, बाकी की जो हमने IM दिए थे वो लेफ्ट थाई पे दिए थे और इसको हम क्या करते हैं, राइट थाई पे देते हैं। राइट थाई पे इसलिए देते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे 6 वीक पे ही 2 वैक्सीन देना होता है, ठीक है, एक पेंटावैलेंट देना होता है थाई पे और एक PCV देना होता है, तो एक को हम लेफ्ट थाई पे देते हैं और दूसरे को राइट थाई पे देते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा हम आ जाते हैं 10 वीक्स में। 6 वीक के बाद हमें वैक्सीन देनी होती है 10 वीक्स पे, ठीक है, जो कि 2.5 महीने पे हम आ गए। 2.5 महीने पे हम कौन कौन सा वैक्सीन देते हैं, OPV ओरल पोलियो वैक्सीन का सेकेंड डोज देंगे, ठीक है, फर्स्ट डोज हमने 6 वीक पे दे रखा है, सेकेंड डोज हम कब देंगे, 10 वीक पे देंगे। हमारा जो रूट है, डोज है और जो साइट है वो सारी चीजें सेम रहेंगी, 2 ड्रॉप्स यहाँ पे भी देंगे, ओरल रूट रहेगा। नेक्स्ट हम देंगे पेंटावैलेंट सेकेंड डोज, फर्स्ट डोज हमने 6 वीक पे दिया था, ठीक है, 6 वीक पे हमने फर्स्ट डोज दिया था यहाँ पे, ठीक है। अब हम 10 वीक पे सेकेंड डोज देंगे, सेम इसका भी क्या होगा, डोज 0.5 ml, रूट भी सेम रहेगा IM और साइड भी सेम रहेगी लेफ्ट थाई। नेक्स्ट हम क्या देंगे, रोटा वायरस, रोटा वायरस हमने डायरिया के लिए दिया था, फर्स्ट डोज 6 वीक पे दिया था, सेकेंड डोज कब देंगे, 10 वीक पे देंगे, ठीक है। इसका भी जो है डोज 5 ml ही रहेगा, 5 ड्रॉप ही रहेगा और रूट ओरल रहेगा और इसको भी हम बाई माउथ देंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वैक्सीन की। हम ऐसे 10 वीक के बाद कब देंगे, तो 14 वीक पे, 14 वीक का मतलब 5.5 महीना आप समय बीत गया, 5.5 महीने पे हम फिर से बच्चों को वैक्सीन देंगे और 14 वीक पे कौन कौन सा वैक्सीन देंगे, OPV थर्ड डोज देंगे, ओरल पोलियो वैक्सीन थर्ड डोज, डोज इसका वही सेम 2 ड्रॉप रूट ओरल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पेंटावैलेंट का थर्ड डोज देंगे, ठीक है, पेंटावैलेंट का जो डोज था 0.5 ml, जो रूट था जो साइड था वो सेम रहेगा। नेक्स्ट हमारा रोटा वायरस का भी हम थर्ड डोज देंगे कब, 14 वीक पे, ठीक है, इसका भी डोज और रूट सेम रहेगा। नेक्स्ट हमारा FIPV जो हमने 6 वीक पे फर्स्ट डोज दे रखा था, वो हम 14 वीक पे सेकेंड डोज देंगे, ठीक है, ये क्या है, फ्रैक्शनल इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन, सेकेंड डोज हम देंगे और इसमें भी डोज जो है वो वही सेम रहेगा 0.1 ml और रूट भी वही सेम रहेगा इंट्राडर्मल। नेक्स्ट हमारा PCV, PCV हमने फर्स्ट डोज 6 वीक पे दिया था, सेकेंड डोज कब देंगे, 14 वीक पे देंगे,
ठीक है। इसका भी डोज जो है वो 0.5 ml होगा और इसका जो रूट है वो इंट्रामस्कुलर होगा। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा है कि IPV फर्स्ट डोज इफ FIPV नॉट गिवन एट 6, ठीक है। आई जो हमारा हमने दिया था OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन दिया था वहाँ पे, अगर फर्स्ट सॉरी जो हमारा हमने 6 वीक पे FIPV दिया था, अगर वहाँ पे हमने नहीं दिया है उसको, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट डोज जो है वो IPV इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 9 to 12 मंथ। अब हम 14 वीक के बाद सीधे कब देंगे, 9 से 12 महीने पे हम उसको वैक्सीन देंगे, ठीक है। और इसमें हम क्या देंगे, एम आर क्या है, मीजल्स और रूबेला। मीजल्स और रूबेला का फर्स्ट डोज हम कब देंगे, 9 to 12 वीक पे देंगे, सॉरी मंथ पे, ठीक है। इसका डोज जो है वो 0.5 ml है और इसका जो रूट होता है वो सब क्यूटेनियस होता है, ठीक है, सब क्यूटेनियस हो जाएगा। देखिए मीजल्स और रूबेला का जो वैक्सीन है था वही हम सिर्फ सब क्यूटेनियस देते हैं। और यहाँ पे साइड क्या होगा इसका, राइट अपर आर्म पे सब क्यूटेनियस हम देंगे इसको, ठीक है। मीजल्स और रूबेला को प्रिवेंट करने के लिए हम ये वैक्सीन देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, जापानीज इंसेफेलाइटिस। जापानीज इंसेफेलाइटिस जो है वो जापानीज इंसेफेलाइटिस को ही कंट्रोल करने के लिए हम देते हैं और इसका फर्स्ट डोज देते हैं। फर्स्ट डोज कब देंगे हम इसको, 9 to 12 मंथ पे, और इसका जो डोज होगा 0.5 ml होगा और रूट क्या है, IM होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा PCV। पीसीवी क्या है, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। हमने 2 डोज दे रखी है, यहाँ पे सेकेंड डोज देखिए 14 वीक पे दे रखी है, ठीक है। अब हम क्या देंगे, इसका बूस्टर डोज देंगे। बूस्टर डोज कब देंगे, 9 से 12 महीने के बीच में, ठीक है। डोज इसका सेम रहेगा 0.5 ml और रूट भी सेम रहेगा IM, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि 9 से 12 मंथ के बीच में एक और वैक्सीन देते हैं, विटामिन ए का फर्स्ट डोज, ठीक है। और ये हम किसके लिए देते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, विटामिन ए का वैक्सीन देते हैं, ठीक है। और इसको हम कितना देंगे, इसका डोज जो है वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट हम देते हैं और इसका रूट जो है वो ओरल है, ठीक है। ओरल हम देते हैं विटामिन ए और इसका डोज कितना है, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। उसके बाद हम आ जाते हैं 16 से 24 महीने पे, ठीक है। 16 से 24 महीने का मतलब क्या है कि एक साल, 1 साल 4 महीना को से लेके 2 साल तक की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बीच में जब हम वैक्सीन देते हैं तो उसमें हम क्या क्या चीजें देंगे, MR सेकेंड डोज, ठीक है। मीजल्स रूबेला सेकेंड डोज हम देंगे, ठीक है। डोज हमारा वही 0.5 ml और रूट भी सेम सबक्यूटेनियस। नेक्स्ट जेपनीज इंसेफेलाइटिस का सेकेंड डोज देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। सेम डोज रखेंगे, सेम रूट भी रखेंगे। DPT डिप्थीरिया पर्टिसिस और टिटेनस, यहाँ पे हम डिप्थीरिया पर्टिसिस और टिटेनस का बूस्टर डोज देंगे, ठीक है। और ये फर्स्ट डोज भी है और ये बूस्टर डोज भी है, ठीक है। तो फर्स्ट बूस्टर डोज जो है वो हम कब देंगे, 16 to 14 मंथ के बीच में, और इसका डोज कितना होगा, 0.5 ml IM इंजेक्शन इसको हम देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या, OPV ओरल पोलियो वैक्सीन का बूस्टर हमने थर्ड डोज तक दे रखा था, ठीक है। यहाँ पे थर्ड डोज हो चुका था। उसके बाद हम बूस्टर डोज देते हैं कब, 16 से 24 महीने के बीच में देते हैं, ठीक है। इसका भी डोज और रूट जो है वो सेम पहले की तरह रहेगा। और सेकेंड डोज विटामिन ए भी हम क्या करते हैं कि 16 से 24 महीने के बीच में इसको हम दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका जो डोज है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे का वेट, हाइट, उम्र बढ़ रही है, वैसे वैसे डोज भी क्या करनी होती है, बढ़ानी पड़ती है कुछ चीज़ों की। तो विटामिन ए का क्या है, यहाँ पे डोज बढ़ जाएगा, जीरो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधे 2 गुना, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देंगे, लेकिन रूट जो है वो सेम रहेगा ओरल, ठीक है। नेक्स्ट हम 5 से 6 साल पे और वैक्सीन देते हैं, और 5 से 6 साल पे कौन सा वैक्सीन देते हैं, DPT का सेकेंड बूस्टर डोज दे देंगे, सेम डोज रहेगा और रूट भी IM रहेगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एट 10 ईयर 10 साल पे फर्स्ट डोज देते हैं हम टिटेनस टॉक्साइड का, ठीक है। टिटेनस टॉक्साइड का देते हैं, जिसका डोज कितना होगा, 0.5 ml, और इसको हम देते कहाँ है, IM। और एट, ये क्या है, एट 16 ईयर होगा मे बी, ठीक है। इसको एक बार हम देख लेंगे। एट 16 ईयर क्या होता है, टिटनेस जो होता है वो हम क्या करते हैं, टिटेनस टॉक्साइड का सेकेंड डोज देते हैं, और सेम हमारा क्या होता है, डोज सेम रहेगा और इसका रूट भी क्या होगा, सेम रहेगा। हाँ, यहाँ पे ये 16 ईयर, इसको आप लिख लीजिए, ये क्या है,
16 ईयर 16 साल पे हम क्या करेंगे, टिटेनस टॉक्साइड का सेकंड डोज देंगे। तो ओवरऑल हमने जो है वैक्सीन के बारे में देख लिया, और मैक्सिमम जो वैक्सीन के नाम है वो उन्हीं डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए भी है, और जो जो चीज़ें अलग थी उसको हमने बता दी है। तो आई होप आपको ये पूरा जो है इम्यूनिटी और वैक्सीन का चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, उसका आपको जो भी सॉल्यूशन होगा वो मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।